तो ओरल सकिंग का पीरियड जो है वो बैलेंस रखना चाहिए, ये माँ बाप के लिए बहुत ज़रूरी, फ्रायड ने सारा बताया। लेकिन जो ओरल बाइटिंग में चले जाते हैं, यानी लंबे पीरियड में उनका चला गया बच्चे ने, तो ओरल बाइटिंग वाले जो होते हैं वो क्रिटिक अच्छे बन जाते हैं, हर चीज़ का उनकी थिंकिंग में हो जाता है कि हर चीज़ में दोष निकालना, क्रिटिक हो जाएंगे, कटिंग। तो फ्रायड ने जब ये 3 चीज़ें खोज ली, ड्रीम एनालिसिस खोज ली, अनकॉन्शियस खोज लिया और इंस्टिंक्ट खोज लिए, ये 3 चीज़ें बड़ी ज़बरदस्त हैं। सेल्फ प्रिजर्वेशन की इंस्टिंक्ट और डिस्ट्रक्शन की इंस्टिंक्ट, इनके नाम उन्होंने रखे इरोस और थैनेटोस। ग्रीक में देवी जो है वो मृत्यु की देवी जो है, मौत की देवी, वो थैनेटोस है। तो उन्होंने इसके नाम पे जो डिस्ट्रक्टिव टेंडेंसी हमारे अंदर, एग्रेसिव टेंडेंसी है ना, हम लड़ना चाहते हैं, हमारी इच्छा पूरी नहीं होती, तो जिस जो हमारी इच्छा में अड़चन है उसको ख़त्म करना चाहते हैं। लेकिन कभी कभी ये थैनेटोस जो है अपनी तरफ डाइवर्ट हो जाती है, जिसके लिए फ्रायड ने, कल हमने देखा था, फ्रायड ने कहा गिल्ट फीलिंग। आदमी अपने आप को ये समझने लगता है कि बहुत बड़ा मैंने कोई पाप किया है, और वो फिर अपने आप को पापियों की तरह समझने लगता है, मैं तो बहुत बड़ा पापी हूँ, ये हूँ वो हूँ, उस पाप का प्रायश्चित करूँ। तो ये इंस्टिंक्ट भी फ्रायड ने सोची। ये इंस्टिंक्ट किस आधार पर सोचें कि उसने कहा कि आदमी की जो बेसिक नीड है, या तो है सेल्फ प्रिवेशन, सेल्फ को, अपने को प्रिजर्व करना चाहता है, जीवित रहना चाहता है। ये जीवित रहने की इच्छा जो है इरोस बन जाती है, और जितनी भी अदर इंस्टिंक्ट हैं सारी वो इरोस के अंडर में आ जाती हैं, जो भी जीवित रहने में सहायक हैं। तो इरोस बहुत बड़ी इंस्टिंक्ट खोज के दी फ्रायड ने कि ये हमारे अंदर सबसे बड़ी इंस्टिंक्ट है कि मैं जीवित रहूं। जीवन की इच्छा बड़ी प्रबल इच्छा है, कोई भी आदमी ऐसा नहीं मिलेगा। फ्रायड ने कहा कि बायोलॉजिकल इवोल्यूशन में सारा ये है कि एक छोटा सा कीड़ा भी है, अगर उसको आप मारने की कोशिश करोगे तो वो अपनी जान बचाने के लिए भागेगा। और कुछ कीड़े ऐसे हैं कि जिनको मारने की कोशिश करोगे तो एग्रेसिव, जैसे भीड़ है, अगर भीड़ को मारने की कोशिश करोगे तो एग्रेसिव होकर आपको हमला करेंगे। थैनेटोस है ये। तो थैनेटोस जो है डेस्क, ये दोनों इंस्टिंक्ट फ्रायड ने खोजी। ये आदमी की बेसिक इंस्टिंक्ट है, जन्मजात प्रवृत्ति हैं 2। ये 2 प्रवृत्तियां आदमी में जन्मजात होती हैं, हर एक आदमी में, कहीं से एक्वायर नहीं करते। इनको सेटिस्फैक्शन के तरीके तो एक्वायर कर सकता है आदमी सोसाइटी से कि भाई मैं कैसे अपने आप को प्रिजर्व करूं। उसमें सबसे बड़ी चीज़ जो है वो है हंगर। आदमी, और बहुत सारे आदमी कहते तो हैं जी इन्होंने इतने दिन का व्रत रखा, इतने दिन का व्रत रखा, लेकिन वो जो व्रत रखने वाले आदमी हैं वो शायद 1-8 करोड़ में से 1-8 आदमी मिलेगा, और वो भी शायद ऐसे कुछ कह रहे हों, क्योंकि हंगर जो है सबसे बड़ा इंस्टिंक्ट है, हंगर सबसे बड़ी। और हंगर के साथ साथ फिर और चीज़ें भी जुड़ जाती हैं इरोस में आकर के, रक्षा के लिए मकान वकान बनाते हैं। तो ये सब इन इंस्टिंक्ट को लेके फ्रायड ने फिर आदमी की पर्सनैलिटी को एक्सप्लेन किया सारा। फ्रायड शुरू करते हैं आदमी के जन्म से। न्यू नेट माने तुरंत जन्म, जिसने अभी जन्म लिया है। ये न्यू नेट जो है, ये जब माँ के गर्भ में था तो बड़ी शांति के साथ, हर एक चिंता से मुक्त, वहाँ गर्भ में माँ के लेटा हुआ था।
कोई किसी तरह की इसको चिंता नहीं थी, कोई परेशानी नहीं थी, कोई भूख भी नहीं लग रही थी, कोई और भी कोई एक्सटर्नल स्टिमुली इसको वहाँ दुख नहीं दे रहा था। तो इसलिए जब जन्म होता है आदमी का, तो एकदम बच्चा जो है जन्म लेते ही बाह्य एटमॉस्फेयर, एक्सटर्नल स्टिमुली का शिकार बनता है। गर्म हवा है, ठंडी हवा है, बाहर का कैसा एनवायरनमेंट है, क्या है, उस एनवायरनमेंट से स्टिमुलस जो मिलता है शरीर को, सारी शांति भंग हो गई। मैं तो इतने आराम से था। तो इसलिए इसको कहते हैं बर्थ ट्रॉमा है। ये सबसे पहला ट्रॉमा है दुनिया के अंदर। ट्रॉमा का मतलब होता है धक्का, सदमा, कोई बहुत बड़ा धक्का लगता है। इसलिए दुनिया में जितने भी आदमी पैदा होते हैं सब रोते हुए पैदा होते हैं, क्योंकि माँ के गर्भ में बड़ी शांति और गर्भ से बाहर निकलते ही एक्सटर्नल एनवायरनमेंट ने उन पर असर किया। वहाँ एक्सटर्नल एनवायरनमेंट का कोई किसी तरह से असर ही नहीं था, और यहाँ फेस करना पड़ गया। पता नहीं कैसा एटमॉस्फेयर है, जहाँ जन्म हुआ है वहाँ गर्मी है, सर्दी है, ठंड है, कोई हार्डशिप है या कुछ और चीज़ है। तो उस स्टिमुलस को देख करके बच्चा बड़ा परेशान हो जाता है। ये प्राइमरी एंग्जाइटी है आदमी को, और यही एंग्जाइटी की डेफिनेशन है। एक्सटर्नल स्टिमुलस को फेस करने की जो है, जब एक्सटर्नल स्टिमुलस हमारे ऊपर कोई दबाव डालते हैं तो उन्हें कैसे फेस करें, हम उनका सामना कैसे करें, यही एंग्जाइटी क्रिएट कर देता है। तो सबसे पहली एंग्जाइटी आदमी को जन्मजात बच्चे को होती है बर्थ ट्रॉमा में। बर्थ एक बहुत बड़ा ट्रॉमा है, सबसे बड़ा ज़िंदगी का ट्रॉमा है ये। और उस ट्रॉमा से बचने के लिए बच्चा क्या करता है कि जैसे ही भूख लगी और उसने माँ ने दूध पिलाया तो एकदम वो सो जाता है। उस सोते में उसको ऐसा लगता है कि वो माँ के यूटेरस में ही चला गया है, दोबारा माँ के गर्भ में ही चला गया है, सब चिंताओं से मुक्त होकर के। तो स्लीप को वो, और बड़े होकर के भी आदमी इस चीज़ को करता है, बड़े आकर के कोशिश करता है। बहुत सारे आदमी इसको मेडिटेशन कहते हैं, बहुत सारे आदमी इसको ट्रांस कहते हैं, कि बड़े होकर के भी वही करता है। वो स्लीप वाली चीज़ जो है, कि उस स्लीप में वो बचने की कोशिश करता है। उस ट्रॉमा से बचने के लिए कौन सा तरीका है कि स्लीप। तो इसलिए बच्चा बार बार, जब तक उसको कोई स्टिमुलस डिस्टर्ब ना करे बच्चे को, यानी या तो अंदर से भूख ना लगे या बाहर से कोई गर्मी या सर्दी ज़्यादा उसको न लगे। अब मान लो माँ ने उसको एक ऐसे कोदी बिस्तरे में या गद्दे में लपेट के लिटा दिया कि जहाँ बिल्कुल सर्दी नहीं है, तो वो अपनी आँख ही नहीं खोलेगा, उसमें लेटा पड़ा रहेगा। जब भूख लगेगी तब खोलेगा। और अगर कोई गद्दा कोदी ऐसा नहीं है तो थोड़ी देर जब उसको सर्दी लगेगी तब वो रोएगा बच्चा। लेकिन जैसे ही बच्चा रोएगा तुरंत मदर जो है आकर के उसको दूर कर देगी। तो बच्चे को धीरे धीरे ये सीखने लगता है वो बच्चा, न्यूनेट, कि कोई ऐसी चीज़ है, ऑब्जेक्ट है ऐसा जो मेरी सेल्फ प्रिजर्वेशन में मेरी हेल्प कर रहा है। और वो ऑब्जेक्ट, सबसे पहला ऑब्जेक्ट जो दुनिया में उसे मिलता है वो मदर मिलती है। इसलिए बच्चे का अटैचमेंट सबसे ज़्यादा मदर से हो जाता है। ऑब्जेक्ट ऑफ माई सेटिस्फेक्शन, ये सेल्फ प्रिजर्वेशन की इंस्टिंक्ट तो इरोस कहलाती है, प्लेजर की इंस्टिंक्ट। ये इंस्टिंक्ट जो है लव में बदल जाती है। छोटा बच्चा भी क्या करता है, माँ का दूध पीने के बाद भी माँ की छाती पे ही लेटा रहता है। माँ भी उसको अपनी छाती पे लिटाए रखती है। उस बच्चे को ये लगता है कि छाती पे लेटने में उस बच्चे को लगता है कि कोई प्रिजर्वेशन करने वाली शक्ति जो है मुझे प्रिजर्व कर रही है। यहाँ मैं सबसे ज़्यादा, तो कई बार वो भूखा नहीं होता तब भी माँ के जो निपिल होते हैं दूध पिलाने वाले, उनको ऐसे ही चूसने लगता है।
क्योंकि वो लव का चिन्ह होता है। और फ्राइड कहते हैं कि बच्चा जो है पॉलीमॉर्फस परवर्ट है। हम तो कहते हैं आदमी परवर्ट है, परवर्ट माने बिगड़ा हुआ, पापी, और बच्चा तो हर तरफ से परवर्ट है। उसके शरीर के किसी भी हिस्से को आप सॉफ्ट टच देंगे तो बच्चा बड़ा खुश हो जाएगा, एकदम हंसेगा, मुस्कराएगा। जो न्यूनेट है, अभी 1 दिन का है या 2 दिन का है, उस बच्चे को भी जब आप कहीं से भी छुएं, बड़े आदमी को तो एक जोन है कुछ खास कि उन जोन को टच करने से उसको प्लेजर मिलेगा, लेकिन जो बच्चा अभी पैदा हुआ है या 1 या 2 दिन का, उसके शरीर को जैसे ही टच करते हैं तो एकदम बच्चा मुस्कराता है, हंसता है। तो उसको वही प्लेजर मिलता है जो बड़े आदमी को सेक्स का प्लेजर मिल रहा है। माँ का दूध पीने में भी उसे वही प्लेजर मिलता है, इसलिए वो माँ की छाती पे ही लेटा रहता है, वहाँ से हटने की कोशिश नहीं करता। माँ भी जब किसी काम में जाती है तो हटा देती है, नहीं तो लिटाए रखती है अपनी छाती पर ही। तो ये न्यूनेट जो है जब अपने निपल, अब माँ जो है क्या करती है उससे करने के लिए कि भाई मुझे काम वाम करना है, वो निपल का कोई आर्टिफिशियल रूप बनाती है, बॉटल जिसे कहते हैं। वो क्या करती है, बच्चे के मुंह में अपने निपल की बजाय, अपनी छाती के निपल की बजाय वो आर्टिफिशियल निपल रख देती है। बच्चा उसी को माँ का दूध समझ करके कि ये माँ का, बच्चा उसी में आनंद लेने लगता है। लेकिन उसको वही आनंद आता है जो निपल को चूसने में, माँ के निपल को चूसने में आनंद आता था। तो बच्चा जो है वो अपनी सारी एनर्जी को, जो उसकी लिबिडिनल एनर्जी है, प्लेजर की एनर्जी है, जिसको सेक्स एनर्जी कहते हैं, उसको कोशिश करता है कंसंट्रेट करने की कि मैं अपने मुंह में कंसंट्रेशन कर लूँ। इसलिए बच्चा जब थोड़ा 5-7 दिन का हो जाता है या 1 हफ्ते का हो जाता है तो वो फिर अपना सारा प्लेजर माँ के दूध से ही सक करता है। माँ की छाती को लब का ऑब्जेक्ट समझ करके वो लपेट लेता है, पकड़ लेता है उसको, माँ को जफ्फी पा लेता है बच्चा, उसकी छाती पे लेट जाता है। और उसका जो जोन है वो, तो पहला जो हमारा स्टेज है डेवलपमेंट की, वो है ओरल स्टेज। बच्चे ने अपनी सेक्स एनर्जी जो है या लिबिडिनल एनर्जी जो है वो ओरल यानी मुंह के चारों तरफ कंसंट्रेट कर ली है, और सकिंग में उसको आनंद आता है। बच्चा खूब सकिंग करता है माँ के दूध का। माँ भी इसको प्लेजर देती है, बच्चे को प्लेजर मिले, किसी तरह से मेरे बच्चे को दुख ना हो। तो बच्चा जब माँ की छाती पे लेटता है तो उसे ऐसे ही लगता है जैसे वो उसी स्टेज में चला गया है जैसे माँ के वूम में था, कोई चिंता नहीं, अब कोई परेशानी नहीं, सारी की सारी। और वो उसको सकिंग का ही प्लेजर मिलता रहता है। ये जो सकिंग स्टेज है ये बच्चे की सबसे पहली स्टेज है, इसको कहते हैं ओरल स्टेज, ओरल स्टेज ऑफ डेवलपमेंट। ओरल स्टेज में बच्चा जो है ये सारा प्लेजर ही माँ से लेता है, और उसी स्टेज में माँ के लिए उसके मन में भावना बन जाती है कि मेरा जो नेचुरल ऑब्जेक्ट ऑफ सेटिस्फेक्शन है, बाद में तो दुनिया में कुछ मिल जाए लेकिन नेचुरल ऑब्जेक्ट जो है, जो मेरी बाई बर्थ मुझे मिला है और नेचुरल ऑब्जेक्ट है, वो मेरी मदर है। यह मदर सिंबल, कई बार ऐसा होता है कि मदर नहीं होती, मदर सिंबल कोई होती है। जो मदर सिंबल मदर जैसी उसको दिखाई देगी, बच्चा उसकी तरफ वैसे ही भागेगा, उसका दूध वैसे ही पिएगा सारा का सारा जा करके। वो नर्सेज रख लेती हैं बहुत सारी मदर, या बहुत सारी मदर ऐसे ही करती हैं कि मदर की डेथ हो गई तो कोई दूसरी आ गई सारी, लेकिन बच्चा उसी को प्लेजर लेता है उसके सकिंग करके। अब ये सकिंग की स्टेज जो है काफ़ी दिनों तक चलती रहती है। बच्चे को और कहीं से प्लेजर नहीं मिलता है, उसके सारे शरीर को छुओ तो वो मुस्कुराता, अच्छा करता है, लेकिन कंसंट्रेशन होनी शुरू हो जाती है उसकी एनर्जी उसके सकिंग में, ओरल, मुंह में। ये मुंह जो है, माउथ जो है बन जाता है उसका सेक्स जोन, सबसे बड़ा इरोटिक जोन कहलाता है, इरोजेनेटिक जोन। इरोजेनेटिक का मतलब सेक्स की उत्तेजना करने वाला क्षेत्र। माँ उसको जब प्यार करती है बच्चे को और उसके बच्चे को चूमती है तो बच्चे को वही प्लेजर मिलता है जो सेक्स का प्लेजर है।
ओरल प्लेजर बच्चे को। अब ये ओरल स्टेज बड़ी, हर स्टेज जो है पर्सनैलिटी की बड़ी सावधानी की स्टेज है। जिस स्टेज में बच्चा फिक्स हो जाएगा फिर सारी ज़िंदगी उसमें वही ट्रेट बने रहेंगे। तो बच्चा जो है कम से कम 6 महीने तो माँ के ऊपर इसी तरह से डिपेंडेंट रहता है। कई बार ये इसका पीरियड का प्रोलोंगेशन भी हो जाता है, 9 महीने तक भी बच्चा जो है माँ का दूध पीता रहता है। गांव में तो औरतें ऐसी हैं जो साल का हो जाता बच्चा तब भी उसको पिलाती रहती हैं दूध। इस सकिंग स्टेज में 2 चीज़ें हो जाती हैं। अब ये लंबी चीज़ें तो हम इसलिए नहीं बताएंगे कि बहुत एक स्टेज को, लेकिन ओरल सकिंग में हमें 2 चीज़ें मिलेंगी। ओरल स्टेज में जब बच्चा बड़ा हो जाता है 6 महीने से ज़्यादा का, तो वो माँ के दूध को पीने के साथ साथ वो अपने उसको दबाने भी लगता है। माँ कहीं मुझे छोड़ के ना चली जाए तो उसके जो निपिल्स हैं उनको दबा लेता है। तो ओरल बाइटिंग स्टेज बन जाती है। माँ उस बाइटिंग स्टेज में भी बच्चे को हटाती नहीं बल्कि प्यार करती रहती है उसको। अब ये ओरल सकिंग स्टेज और ओरल बाइटिंग स्टेज जो हैं, ये अगर ज़्यादा प्रोलॉन्ग हो जाए या कम बिल्कुल ऐसी हो जाए कि सकिंग कराई नहीं, तो बच्चे की पर्सनैलिटी में बहुत ज़बरदस्त नुकसान आ जाते हैं। इनका वर्णन चाइल्ड साइकोलॉजी में भी आता है। चाइल्ड साइकोलॉजी में बच्चे को बताते हैं और बच्चे को कैसे पालना चाहिए। बहुत लंबा चौड़ा वर्णन आ जाता है कि बच्चे को कैसे, लेकिन इसमें बेसिक चीज़ ये है कि जिस बच्चे को ज़्यादा सकिंग के पीरियड में आपने लगा दिया तो ओरल सकिंग बन गया। ये ओरल सकिंग बच्चा जो है इसको आदत पड़ जाएगी किसी न किसी चीज़ को मैं सकिंग करता रहूँ। चेन स्मोकर बन जाते हैं ये बच्चे, बहुत सारे बच्चे जो हैं बड़े होकर, क्योंकि सकिंग के लिए कुछ चाहिए उनको। और ये क्या करते हैं, मदर डिपेंडेंट बन जाते हैं। इनकी पर्सनैलिटी इंडिपेंडेंट नहीं बन पाती। छोटी छोटी बातों में जो मदर की सिंबल है, जो भी है, उस पर निर्भर करेंगे। अब छोटी सी बात तो हम वैसे उदाहरण के लिए कह रहे हैं, फ्रायड ने दी, लेकिन मान लो एक बच्चा जो है वो स्कूल जाना चाहता है और स्कूल जाने के लिए वो जूते पहन रहा है, तो वो इतना मदर डिपेंडेंट हो जाएगा कि माँ से कहेगा कि ये जूता इस पैर में पहनूं या इस पैर में पहनूं। फिर मदर उसको बताएगी। तो जब बड़ा हो जाएगा वो अफसर भी बन जाएगा तो इंडिपेंडेंट डिसीजन नहीं ले सके। वो कोई अच्छा IAS ऑफिसर वगैरह नहीं बन सकता बच्चा, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा दिनों तक मदर पर डिपेंडेंट रहा और वो सकिंग पीरियड में रहा। सकिंग वाला बच्चा ये भी होता है कि जहाँ से उसको लव मिले, अफेक्शन मिले, वो उसकी तरफ इजीली अट्रैक्ट हो जाता है। बड़ी जल्दी कोई आदमी भी उसको अपने चक्कर में फंसा सकते हैं, इजीली अट्रैक्शन हो जाएगा। तो ओरल सकिंग का पीरियड जो है वो बैलेंस रखना चाहिए। ये माँ बाप के लिए बहुत ज़रूरी, फ्रायड ने सारा बताया। लेकिन जो ओरल बाइटिंग में चले जाते हैं, यानी लंबे पीरियड में उनका चला गया बच्चे ने, तो ओरल बाइटिंग वाले जो होते हैं वो क्रिटिक अच्छे बन जाते हैं। हर चीज़ का उनकी थिंकिंग में हो जाता है कि हर चीज़ में दोष निकालना, क्रिटिक हो जाएंगे, कटिंग। बड़े भारी जो ऐसे राइटर हैं जो क्रिटिकल लिखने वाले हैं, बड़े साहित्य के भी क्रिटिक हैं, वो वही बच्चे हैं जिन्होंने जो ओरल बाइटिंग स्टेज में पहुंच गए। तो ये बड़े होकर के भी अपनी ज़िंदगी में यही करते हैं कि वो बाइटिंग ही करते रहते हैं, वो सकिंग नहीं कर सकते। पॉजिटिव नहीं बल्कि नेगेटिव उनका ये रहता है कि हर चीज़ में। तो ये फिक्सेशन अगर इस पीरियड में हो गई, हमने बच्चे को बैलेंसिंग नहीं किया, तो जो ट्रेट इसमें बन गया वो सारी ज़िंदगी वही ट्रेट रहेगा।